Hello everyone, my name is Anjali and here at Straight Zero we are trying to help to pace up your preparation for all the upcoming exams, specifically UPPET. So as you can see, this is our next video in the series of general awareness topics. The topic is Governor General and Viceroys of India. The previous topics are also available on our portal. I suggest you to visit them and revise your facts. Right, let's just start with the first slide. Here it is. It is talking about Warren Hastings. वॉरेन हेस्टिंग्स जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हमारे पास एंड ही बिकेम द गवर्नर जनरल जब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, मतलब हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी की जो ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी विद द नवाब्स इन 1757, ये भी ब्रिटिशर्स जीत गए थे। फिर इसके बाद कंक्लूडिंग बैटल हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। तो फाइनल दीवानी राइट्स वर हैंडेड ओवर और दे वेंट टू ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट कर दिए थे। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए वॉरेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट था 73 का। इन्हीं के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी पास किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पास किया गया था दो गवर्निंग बॉडीज बनाने के लिए। व्हेन ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया तो वो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आए थे, बट अब क्योंकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाने वाले थे, गवर्नेंस भी चलाने वाले थे गवर्नमेंट बनाकर, तो इनको दो बॉडीज बनाने का जरूरत पड़ा। एक तो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अब ट्रेड, स्पेसिफिकली ट्रेड संभालने वाले थे, और दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो क्या संभालेंगे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर ये दो बॉडीज बना दिए गए हमारे पास टू रन द गवर्नमेंट एंड टू टेक केयर ऑफ द ट्रेड। और ये हुआ किसके अंडर, वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर। द हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी ट्रांसलेशन इज ऑल्सो गिवन है, ट्राई टू रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस, राइट। तो दिस वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। मूविंग टू द नेक्स्ट गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेकर 93 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। इनके अंडर थर्ड मैसूर वॉर लड़ी गई 1790 से 92 तक, जिसके अंडर ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड इन 1792। द थर्ड मैसूर वॉर ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान के अंडर लड़ी गई थी, मैसूर की बैटल, राइट। और इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोल दिया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जिसके अंडर लैंड रेवेन्यू जनरेट किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स। अब जब ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाने लग गए थे तो दे ट्राई टू एक्सप्लोर द आइडियाज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर। लॉर्ड मिंटो वन 1807 से लेकर 1813 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। इनके अंडर ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था विद महाराजा रंजीत सिंह इन 1809। महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के फेमस राजा थे, और इस ट्रिटी ऑफ अमृतसर के अंडर सतलुज रिवर, ज्योग्राफी की स्लाइड में भी टॉक्ड अबाउट है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम वी हैव कवर्ड। सतलुज का कैचमेंट एरिया इस तरीके से है कि पंजाब को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड कर देती है जब ये पंजाब से निकलती है। तो साउथ ऑफ सतलुज ब्रिटिशर्स को छोड़ दिया गया था, बट अंडर दिस ट्रीटी नॉर्थ ऑफ सतलुज किसका था, रंजीत सिंह का था, वॉज ऑफ रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये साइन किया गया था इस ट्रीटी के अंडर कि महाराजा रंजीत सिंह साउथ ऑफ सतलुज में नहीं जाएंगे और ब्रिटिशर्स नॉर्थ ऑफ सतलुज में नहीं आएंगे। पर रंजीत सिंह की डेथ के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू ट्रीटी ऑफ अमृतसर को वायलेट कर दिया गया था। प्लस लॉर्ड मिंटो वन के अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास किया गया, जिसमें जो ट्रेड मोनोपोली थी 1813 के चार्टर एक्ट में, ट्रेड मोनोपोली, मोनोपोली से क्या समझते हैं हम लोग, बीइंग
सिंगल सेलर, मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो दे वर हैविंग द राइट ऑफ सिंगल सेलिंग, कि वो एक लौते ऐसी ब्रिटिश कंपनी रहेंगे जो इंडिया में ट्रेड करेंगे। तो ये ट्रेड मोनोपोली को पार्शली अबॉलिश कर दिया गया था, नॉट कंप्लीटली, पार्शली, मतलब कि दो चीजों को छोड़कर मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश। दो चीजें कौन सी थी? एक तो द ट्रेड इन टी एंड द ट्रेड विद चाइना, जो ओपियम का ट्रेड करते थे चाइना के साथ, और जो असम वेस्ट बंगाल के चाय बगानों के थ्रू चाय का ट्रेड करते थे, टी का ट्रेड करते थे, उन दोनों को छोड़कर बाकी के मोनोपोली क्या कर दी गई? अबॉलिश कर दी गई अंडर दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1830। आई होप दिस इज क्लियर। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 35 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्टर एक्ट 1833 का पास किया गया था उसी के अंडर इनका टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक तो यही चीज हुआ कि जो टाइटल था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, इट वाज रिप्लेस्ड विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब जो ब्रिटिशर्स का फोकस था वो बंगाल से चेंज होकर पूरे इंडिया का हो गया था। तो तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जनरल्स कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर कवर कर दिया गया था, मतलब उनको सबड्यू कर दिया गया था। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गई थे, राइट। और 1833 के चार्टर के अंडर इसके अलावा, मतलब ये टाइटल चेंज होने के अलावा, कंप्लीट मोनोपोली वाज अबॉलिश्ड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी कंप्लीट मोनोपोली, यानी टी गार्डन्स का ट्रेड भी और ओपियम का ट्रेड विद चाइना भी क्या कर दिया गया था? अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, ये हुआ चार्टर एक्ट 1833। इसके अलावा बेंटिक का नाम सोशल रिफॉर्म्स लाइक सती प्रथा अबॉलिशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ ठग्स इन 1830 इसके लिए भी याद किया जाता है। सती प्रथा अबॉलिशन एक्ट पास करवाया गया था बाय विलियम बेंटिक, और इसमें हेल्प ली गई थी राजाराम मोहन रॉय की, सोशल रिफॉर्मर राजाराम मोहन रॉय, जिनकी हेल्प से सती प्रथा अबॉलिश की गई थी बाय विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल। This was William Bentinck. लॉर्ड डलहौजी वन ऑफ द फेमस गवर्नर जनरल्स रहे हैं हमारे पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1848 से 56 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे हम लोग फेमसली सुनते हैं कि अगर आपका अपना बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो आपके अडॉप्टेड बेटे को लीगल हेयर नहीं माना जाएगा, अगला राजा नहीं माना जाएगा। झांसी की स्टोरी इसमें हम लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के अपने बेटे की डेथ हो गई थी, फिर जब राजा गंगाधर राव की डेथ हुई तो जो उनका अडॉप्टेड सन था उसको राजा मानने से मना कर दिया था और झांसी पे अटैक कर दिया गया था कि अब झांसी प्रोविंस बनेगी ब्रिटिशर्स की। तो ये चीज इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। एक और चीज जो याद रख सकते हैं, जो पहली प्रोविंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अनेक्स की गई थी, इट वाज सतारा। It was annexed under Doctrine of Lapse, the first province. बाकी कुछ और नाम, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, ये सब अनेक्स हुए थे Doctrine of Lapse के अंडर, right? He also laid down the first railway line between Bombay and Thane. 1853 में बॉम्बे से लेकर थाने तक पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856 पास किया गया था विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र की हेल्प से विडो रिमैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। ही आल्सो स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड ग्रैंड ट्रंक रोड वर्क, पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम भी इन्होंने स्टार्ट करवाया हमारे पास, जिसमें लोक निर्माण विभाग जिसे हम लोग बोल देते हैं फेमसली, तो उसमें रोड कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकली ग्रैंड ट्रंक रोड का रीवर्क स्टार्ट करवाया गया, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क रीस्टार्ट करवाया गया। And last but not the least, he also started engineering college, रुड़की का engineering college, and जो हम लोग इंडिया की समर कैपिटल शिमला बोलते हैं, जो हमारे पास है आज भी, ये किसने अनाउंस की थी फॉर द फर्स्ट टाइम? लॉर्ड डलहौजी ने। शिमला द समर कैपिटल ऑफ इंडिया।
right? The national capital of India is Delhi, but the summer capital is Shimla. I hope this is clear. Lord Canning became or remained the Governor General from 1856 to 62. तो इनके पास दो टाइटल थे. He was the Governor General of India as well as the first Viceroy of India. रिवोल्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी इनके अंडर हुई थी. जब ये रिवोल्ट हुआ, नो डाउट ये रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया था. रीजन सबको पता है इस रिवोल्ट का क्या था, ग्रीस्ड कार्ट्रिज वाला. ग्रीस्ड कार्ट्रिज थे, मतलब एनफील्ड राइफल्स में भरने के लिए जो राइफल्स थी उस टाइम ब्रिटिशर्स यूज करवाते थे, उसमें जो कारतूस भरा जाता था उसकी ऑयलिंग जो थी वो पिग और काउ के फैट से हो रही थी और उसको मुंह से टीयर करना था, जो कि एक रिलीजियस हिंड्रेंस था हिंदूज और उस टाइम जो भी ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस काम कर रहे थे सबके लिए. तो वो 1857 का मेन कारण बना रिवोल्ट का. बस वो रिवोल्ट हुआ बट उसे सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने. जब वो सप्रेस हुआ तो आफ्टर द रिवोल्ट जो सीट थी, जो रूल था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लेकर सीधा क्राउन के अंडर चला गया. मतलब अब सरकार डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार इंडिया को रूल करने लगी थी 1858 ऑनवर्ड्स. तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ वाइसरॉय का टाइटल भी ऐड कर दिया, जिसमें से एक पोस्ट हैंडल करेगी हमारे पास जो इंडियन प्रोविंसेस थे और दूसरी पोस्ट जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे. मतलब इस एक्ट में जब 1858 एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द मनार्क, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग और कोई फर्दर अनेक्सेशंस नहीं करेंगे, मतलब और स्टेट्स को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे ऑफ इंडिया. तो इसीलिए दो डिफरेंट पोस्ट बना दी गई टू हैंडल द डिफरेंट प्रोविंसेस. वन the Indian provinces, the another the British Indian provinces. तो गवर्नर जनरल also got the title of viceroy here. और फर्स्ट वाइसरॉय किसको मिल गया टाइटल, अगेन कैनिंग को दे दिया गया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था उसको वापस ले लिया गया था बाय लॉर्ड कैनिंग. इंडियन पीनल कोड 1860 में ये भी पास कर दिया गया. जो ड्राफ्ट था इंडियन पीनल कोड का, आईपीसी का, ये तैयार किया था मैकॉले ने. मैकॉले नाम था इनका, लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले. क्लियर? तो दिस वाज अबाउट कैनिंग, द कनिंग कैनिंग हु बिकेम द वाइसरॉय आल्सो अपनी स्ट्रैटेजीज की वजह से, राइट. नेक्स्ट लॉर्ड मेयो. लॉर्ड मेयो रिमेन्ड द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1869 टू 72. इन्हीं के अंडर स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया था. द ऑफिस वाज मेड इन द ईयर 1870. ठीक है, 70 में ऑफिस बना और 71 में फर्स्ट सेंसस, इंडिया के फर्स्ट सेंसस. आज के टाइम पे हर 10 साल के बाद सेंसस, एवरी 10 इयर्स हमारे पास सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं. 2021 में सेंसस होने थे, ड्यू टू कोविड सिचुएशन वो क्या हो गए, पोस्टपोन हो गए. थोड़े टाइम में हमारे पास कलेक्शन होकर सेंसस रिलीज होंगे नए. He was the only viceroy to be murdered. इनको मर्डर किया गया था. सारी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही वाइसरॉय को मर्डर किया गया. He was Lord Mayo. इनको मारा किसने, एक पठान थे जिनका नाम था शेर अली. वो काला पानी की सजा भुगत रहे थे. अंडमान आइलैंड्स पे जो ये लोग काला पानी की सजा के लिए भेज देते थे फ्रीडम फाइटर्स को, इन द कन्विक्ट देयर, और उन्होंने मार दिया था वाइसरॉय लॉर्ड मेयो को. ठीक है. नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन. ये थोड़े से अच्छे वाइसरॉय माने जाते थे, अच्छे गवर्नर जनरल माने जाते थे. इन्होंने कोशिश किया कि इंडियंस के लिए कुछ अच्छा कर सके, right? So he also regarded as the founding father of local self government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस, तो लोअर लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया लॉर्ड रिपन ने. इसके अलावा ही इज ऑल्सो फेमस फॉर एल्बर्ट बिल इंट्रोडक्शन. एल्बर्ट बिल जिसको इट इज क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल. क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल के नाम से भी जाना जाता है एल्बर्ट बिल को. इसमें इन्होंने कोशिश किया कि अगर कोई ब्रिटिशर इंडिया में ऑफेंस करता है तो उसका कन्विक्शन, मतलब उसकी सुनवाई, उसके ऊपर केस सब इंडिया में ही चलना चाहिए.
नहीं तो क्या होता था कि अगर कन्विक्शन चाहे मतलब उनका ऑफेंस चाहे इंडिया का है नहीं है, उनका कन्विक्शन वो इंग्लैंड ले जाकर ही करते थे, ये कहकर कि उनकी नेशनैलिटी इंडियन है तो उनके ऊपर केस भी नेशनैलिटी इंग्लिश है तो उनका जो केस है वो भी कहाँ चलेगा, इंग्लैंड में ही चलना चाहिए। तो इस चीज को चेंज करवाया लॉर्ड रिपन ने विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड लॉर्ड एल्बर्ट। ठीक है, तो दिस वाज क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल कि अब ब्रिटिशर्स अगर ऑफेंस इंडिया में कर रहे हैं तो उनका कन्विक्शन भी, सुनवाई भी, केस भी उन पे इंडिया में ही चलेगा। दिस वाज लॉर्ड रिपन फ्रॉम 1880 to 84। Here comes लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 88 तक। लॉर्ड डफरिन को ना फेमसली जो हमारे पास हिस्टोरियंस हैं वो डफर कह के भी रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने दिया 1885 में। तो he gave the permission for the establishment of Indian National Congress in 1885, जिसके फाउंडर का नाम था एओ ह्यूम। ये भी एक ब्रिटिशर थे, तो दोनों ने मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने दी। इसका जो पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट हेल्ड इन बॉम्बे, जो ओरिजिनली पुणे में होने वाला था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डब्ल्यूसी बैनर्जी। तो ऐसा कह लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी बड़ा रोल प्ले किया इंडियन इंडिपेंडेंस में। दैट इज व्हाई हिस्टोरियंस कॉल हिम एज डफर, कि इन्होंने खुद ही अपनी कब्र खोद डाली, अपने रूल की कब्र खोद दी इंडिया में। ठीक, तो ही वाज लॉर्ड डफरिन 84 से 88 तक। लॉर्ड कर्जन 1899-1905, he is the governor general who was responsible for हिंदू मुस्लिम डिवीजन, बेसिकली हिंदू मुस्लिम डिवीजन। इन्होंने उसके सीड्स लगाए थे। कैसे लगाए सीड्स हमारे पास? बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो फर्स्ट टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी इट वाज इन 1905 अंडर लॉर्ड कर्जन। 1905 लॉर्ड कर्जन के अंडर हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, जिसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई थी स्वदेशी मूवमेंट के नाम पे 7 अगस्त को। 7 अगस्त स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जिसमें बायकॉट किया गया फ्रॉम द ब्रिटिश गुड, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जिसको हम लोग आज के टाइम पे नेशनल हैंडलूम डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हैंडलूम डे, क्योंकि इस दिन स्वदेशी को प्रमोट किया गया था। अब क्योंकि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टीशन, जिसने एक आइडिया दे दिया कि हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग रह सकते हैं, तो इनको हिस्टोरियंस रेफर करते हैं एज अ कर्स ऑन आवर हिस्ट्री, ऑन आवर यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो कर्स वाज कर्जन, तो ये नाम यहाँ से याद रह सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी इट वाज ऑन 16 अक्टूबर। नो डाउट ये पार्टीशन चली 1911 तक थी, बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया था। इन्होंने बंगाल को पार्टीशन करने का रीजन दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा है एडमिनिस्टर करने के लिए, बट इन एक्चुअल बंगाल वाज पार्टीशन, तो उसके पीछे हमारे पास रीजन था, आइडियोलॉजी थी, इट वाज डिवाइड एंड रूल, जो कर्जन ने हमारे पास फॉलो किया और प्रमोट किया, राइट। तो दिस वाज लॉर्ड कर्जन। अगेन द हिंदी एक्सप्लेनेशन इज देयर। मूविंग टू द नेक्स्ट Viceroy, he was Lord Minto, who served from 1905 to 1910. इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, कंडक्ट करवाए गए, इट वाज द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो आपने देखा कि 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई और 1906 में मुस्लिम लीग नाम के एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो हुए ना लॉर्ड कर्जन कर्स ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, राइट। 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, सूरत का सेशन जिसमें सूरत स्प्लिट हो गया 1907 में, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए। मॉडरेट्स वो जो मेरे पास नॉन वायलेंस के बिलीवर्स थे, भी किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं की जाएगी, वेयरएज एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो वायलेंस के बिलीवर्स थे। उनका कहना था जब तक कुछ धमाकेदार नहीं करोगे तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी।
तो इन दोनों के आइडियोलॉजिकल गैप्स की वजह से एक्सट्रीमिस्ट को जेल हो गई थी और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवीजन आ गया था। सूरत का सेशन था, जिस वजह से इस सेशन को सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, द स्प्लिटेड कांग्रेस। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इनके अंडर, मिंटो के अंडर इंट्रोड्यूस किए गए थे 1909 में। काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है इसमें। दो इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। पहला था मुस्लिम इलेक्टोरेट, एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दे दिया गया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा किया जाएगा। और दूसरी बात एसपी सिन्हा एक हिंदू फर्स्ट इंडियन जिनको ऐड किया गया था वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो लॉर्ड मिंटो की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज एडेड एंड ही वाज एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा, बीइंग द लॉ मेंबर। तो दिस ऑल हैपेंड अंडर लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो को इस मुस्लिम इलेक्टोरेट की वजह से फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया भी बोला जाता था। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कास्टिज्म, मतलब कास्टिज्म के बेस पे पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, दिस वाज लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी काफी फेमस नाम है इंडियन हिस्ट्री के साथ रिलेटेड। गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका चेम्सफोर्ड के टाइम पे 1915। इसका स्पेशल डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 9 जनवरी 1915, जिसको हम लोग एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जानते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये डे 9 जनवरी 1915 फेमस हो गया गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने पे। एंड ही आल्सो फाउंडेड साबरमती आश्रम इन 1916, जो 17 में इनॉग्रेट हो गया था, राइट। तो उस टाइम गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ही चल रहे थे। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 दिया गया, जो रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द इंडियंस। मतलब इंडियंस को बोला जा रहा था कि आप लोग हमारा साथ दो, जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, तो विल प्रोवाइड यू डोमिनियन। हमें ल्योर करने की कोशिश की जा रही थी अंडर वेरियस कॉन्सेप्ट्स फॉर 1917, मतलब अगस्त ऑफर के अंडर। फिर रॉलेट एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट के अंडर गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए थी, बट पंजाब में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए वैसाखी सेलिब्रेशंस के लिए 13 अप्रैल को। एंड जनरल डायर मिलिट्री हेड थे, उन्होंने क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया, काफी लोग मारे गए और वो इवेंट जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से फेमस हो गया ऑन 13 अप्रैल 1919। खिलाफत कमेटी भी फॉर्म हुई थी और खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट की गई। खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था कि जो टर्किश एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, जिसके मुस्लिम हेड को वर्ल्ड वॉर 1 में हारने के बाद रिमूव कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, और मुस्लिम्स चाहते थे कि उनके खलीफा को, उनके हेड को रीइंस्टेट किया जाए, जिसके लिए उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया था। एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट दिस जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, इससे दुखी होकर इसके रेपरकशंस हमारे पास ऐसे बने कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी 1920 में। मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग अब ब्रिटिशर्स के लॉज पॉलिसीज के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम लोग असहयोग करेंगे। 1920 में इसको स्टार्ट किया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंडर, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, तो इट वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्लियर। लॉर्ड अर्विन वाज द वाइसरॉय फ्रॉम 1926 टू 1931। इन्हीं के अंडर साइमन कमीशन इंडिया में आई थी। 1927-1928 की बात की जाती है। इसी साइमन कमीशन के लिए साइमन को बैक के स्लोगन्स रेज कर रहे थे हमारे पास लाला लाजपत राय। पंजाब की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं, पंजाब लाहौर वाले रीजन की, तो साइमन को बैक के स्लोगन्स रेज करते हुए लाठी चार्ज कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, और उस लाठी चार्ज में द फेमस फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय डाइड
और ये लाठीचार्ज किया किसने था? साउंडर्स ने किया था, और फिर इसका बदला लिया गया बाय भगत सिंह एंड हिज कलीग्स, मतलब जो उनके साथी थे उन्होंने मिलकर साउंडर्स को मार डाला। बदला लिया गया लाला लाजपत राय की डेथ का। दिस वाज द इवेंट रिलेटेड टू साइमन कमीशन। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की गई 1930 में, जिसका हेड स्टार्ट दिया गया था दांडी मार्च के द्वारा। सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया गांधी जी और उनके साथियों द्वारा। साबरमती से दांडी तक वो लोग पैदल चले और दांडी पहुंचकर सॉल्ट खुद से प्रोड्यूस करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, लंदन में हुई। प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडॉनल्ड के अंडर इसको कंडक्ट करवाया गया, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि इंडियंस को इंडिपेंडेंस लेने से रोका जाए और किन्हीं एक मिडिल ग्राउंड्स पे लाके सेटिस्फाई कर दिया जाए। फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के अंडर हुई थी, बट सेकेंड गांधी जी ने अटेंड की थी। एक लौती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गांधी जी ने अटेंड किया था, दैट वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट कुछ रिजल्ट निकल नहीं पाया था। तो गांधी जी जब लंदन से अटेंड करके वापस आए तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया था, पूना यरवाड़ा जेल में। लाहौर सेशन 1929 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को अनाउंस कर दिया था पूर्ण स्वराज डे। इट वाज 26 ऑफ जनवरी 1930 वाज अनाउंस्ड एज ये पूर्ण स्वराज डे। पर एनीहाउ हमें इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी इस दिन, बट इस दिन का रेलेवेंस रखने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हमने 26 जनवरी को किया। तो लाहौर सेशन 29 को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे अनाउंस किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वाइसरॉय फ्रॉम 43 to 47 वाज लॉर्ड वेवल, जिनके अंडर कैबिनेट मिशन प्लान बिठाया गया था 46 का। प्लान तो फेल हो गया था, बट कैबिनेट मिशन एक चीज में सक्सेसफुल रहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाउंडेशन दे गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने आगे चलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, तो दैट वाज फॉर्म्ड ऑन 9th of December 46। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कैबिनेट मिशन का योगदान रहा लॉर्ड वेवल के अंडर। The first meeting of the Constituent Assembly was on 9 December 46. It has been mentioned here. और जो इसके प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ही was सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और इसके सारे सेशंस कहां पे कंडक्ट करवाए गए थे? They all held in Delhi and they made our constitution. This was under Lord Wavell 43 to 47. नेक्स्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वाइसरॉय जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 तक में ही बने हमारे पास, मार्च टू अगस्त तक के क्या रहे थे? गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लास्ट वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगस्त यानी 15 अगस्त तक और उसके आगे थोड़ा टाइम तक हमारे पास गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड माउंटबेटन। फिर ये जो पोस्ट था वो हैंड ओवर कर दिया गया था टू एन इंडियन, सी राजागोपालाचारी। He was the first and the last Indian Governor General of India as well as you can say independent India, क्योंकि ये 47 से लेकर 50 तक, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था और हमने क्या किया था? डोमिनियन स्टेटस छोड़ दिया था। डोमिनियन स्टेटस जिसमें कोई ना कोई सुपर पावर आपके ऊपर रहेगी। इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स थे वो सुपर पावर, तो डोमिनियन स्टेटस रिवोक कर दिया गया था इंडिया का 1950 में। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट भी खारिज हो गया था। माउंटबेटन ने पार्टीशन किया इंडिया का, पार्टीशन प्लान भी बोल देते हैं, माउंटबेटन पार्टीशन प्लान। साइरल रेडक्लिफ के साथ मिलकर, जो इनके दोस्त भी थे, इंडिया की पार्टीशन कर दी गई। तभी इंडो पाक बॉर्डर लाइन को रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है।
तो दिस वाज लॉर्ड माउंटबेटन जो 47 में हमारे वाइसरॉय थे, पर जब 47 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो वाइसरॉय का टाइटल ड्रॉप कर दिया गया था, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल बच गया था। तो 47 में माउंटबेटन राजगोपालाचारी टिल 50 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल चला एंड देन इट वाज आल्सो ड्रॉप्ड। I hope this is clear to you people. I try to make it as simple as possible ताकि easily grab हो जाए information. आप लोग इसको revise करने का कोशिश करना, and if you also need the downloaded form, the PDF form, you can always visit the portal. And also try to revise the previous videos ताकि हमारा सारा जो syllabus है वो एक गो में revise हो जाए. Thank you so much. Happy learning.